Shall we start the class? Okay, good morning to all. Hope all of you are very well and enjoying the holidays in the corona. अब आप अभी हर जगह कोरोना 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 चल रहा है, बट इसी बहाने हमें कुछ पॉजिटिव भी मिल रहा है उसमें। जो आज हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो मिल ही जाता है। भले ही अभी हम सब डरे हुए हैं कोरोना से, लेकिन उसमें भी अगर हम पॉजिटिव देखेंगे तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी निकल के आ रही हैं जो हमें सीखनी चाहिए। जैसे कि अभी हम ये ऑनलाइन लर्निंग ही कर रहे हैं, अगर कोरोना ना होता तो शायद हम इस लेवल तक नहीं आ पाते। तो हर चीज़ को पॉजिटिव ही लेना चाहिए। और अब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ और आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। So, good morning again. It is a session of accountancy for class 12th. It is introductory session. And myself, Arun Kumar Sethi, lecturer commerce from core academic unit of DOE. So, सबसे पहले जो अभी हॉट टॉपिक चल रहा है क्लास में जाने से पहले उसी पर चलते हैं। कोरोना। तो कोरोना का आजकल ये बहुत ज़्यादा थीम चल रहा है कि सबको सेफ रहना है। सबसे पहले तो बाकी सारी चीज़ें तो बाद में हैं, लेकिन सबसे पहले हमें सेफ रहना है। तो कोरोना का जो एक लोगो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, सबसे पहले मैं वही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। कोरोना मीन्स कोई रोड पर ना निकले। तो ये आप देख भी रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें सेफ रहना है। तो हम कोशिश करें कि हम बाहर ना जाएं, कम से कम बहुत ही अर्जेंट हो तभी जाके, और वो भी सेफ्टी लेके हम जाएं, अदरवाइज हम रोड पर ना निकलें। तो बहुत ही सेफ रहना है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको बहुत ज़्यादा सेफ रहना है आगे के लिए, इन फ्यूचर के लिए। एक और लोगो कोरोना से ही रिलेटेड है। बी सपोर्टिव, बी केयरफुल, बी अलर्ट, बी काइंड, बी रेडी टू फाइट कोविड-19। तो ये आपको पता ही होगा कि कोरोना को एक नाम दिया गया है कोविड-19। तो हमें सपोर्टिव रहना है, यानी सपोर्ट करना है। जो भी हमें बोला जा रहा है उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। केयरफुल भी रहना है साथ साथ। अब हम बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। तो सोशल तो रहना है डिस्टेंसिंग, बट ऐसा ना हो कि इमोशनल भी हम दूर हो जाएं। तो अपने फ्रेंड से टच में रहिए, फ़ोन्स करिए आपस में अपने रिलेटिव्स को, सबके साथ आपको केयरफुल रहना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग तो ज़रूरी है, बट इमोशनली आप उनके साथ टच में रहें, अलर्ट रहें और काइंड रहें। तो ये सब चीज़ें आपको पहले बिल्कुल तैयार रहना है इसके लिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ऑनलाइन क्लासेस तो स्टार्ट कर दी हमने सर, लेकिन हमारे पास तो बुक्स ही नहीं है सर, सब कुछ तो बंद है, मार्केट बंद है सर, अब बुक्स कहाँ से लाएं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ यही शेयर करूंगा कि आप बुक्स कहाँ से ले सकते हैं अगर किसी के पास बुक्स नहीं है तो अगर आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द बुक्स, तो आपके पास मोबाइल फ़ोन सबके पास होंगे, मोस्टली स्मार्टफोन्स। तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पर एक हमारा ई पाठशाला ऐप है एनसीईआरटी का। सबसे पहले आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप वो डाउनलोड करेंगे तो आपके पास वो आपका लॉगिन आईडी करवाएगा, पासवर्ड जो भी डाल के आप लॉगिन आईडी करेंगे तो वहाँ पर आपके पास ये सारे ऑप्शन आएंगे। एज ए स्टूडेंट आप लॉगिन करना चाहते हैं, एज ए टीचर लॉगिन करना चाहते हैं, एज ए पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं, एज ए एजुकेटर लॉगिन करना चाहते हैं। तो आप एज ए स्टूडेंट लॉगिन कर सकते हैं उसमें। और उसके बाद आप देखेंगे वहाँ पर एक ई लाइब्रेरी का ऑप्शन आएगा। ई लाइब्रेरी में जाके आप अपनी ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की। 12th में आप जाएंगे वहाँ पर अपनी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, और बोथ मीडियम्स में आपको ये मिल जाएंगी। एक बेनिफिट है इसमें, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल है। तो जो भी आपका मीडियम है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी वो लाइब्रेरी में सेव रहेगी, आप जब मर्जी चाहें उसको देख सकते हैं। तो आप एक ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ई पाठशाला। उसके अलावा अब हो सकता है कि भाई ऐप डाउनलोड में प्रॉब्लम आ रही है किसी को, या वो ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहा,
तो एक दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास, आप सीधा वेबसाइट पे जाइए, अगर किसी के पास लैपटॉप है या किसी और तरह से आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी एनसीईआरटी की साइट है ncrt.nic.in, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर जाकर भी अपना ऐसे आपका एक स्क्रीन आ जाएगी उसके अंदर, तो इसमें एनसीईआरटी का ही है ये भी। सिलेक्ट क्लास आप कर सकते हैं, अपनी 12th क्लास सेलेक्ट करिए, सब्जेक्ट सिलेक्ट करिए, अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज जो भी है आपका, और उसके बाद आप बुक सिलेक्ट कर सकते हैं, अकाउंटेंसी पार्ट 1, अकाउंटेंसी पार्ट 2, या बिजनेस स्टडीज पार्ट 1, बिजनेस स्टडीज पार्ट 2। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगी, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। तो आप चाहें तो कंप्लीट बुक डाउनलोड कर सकते हैं, या जो भी आपको चैप्टर पहले चाहिए, जैसे जो भी हम आज स्टार्ट करेंगे आपको इन फ्यूचर में वो चाहिए, तो पहले सिर्फ आप वही चैप्टर डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दो चीज़ें हो गई, या तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए या एनसीईआरटी की साइट पे आप जाके बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन भी नहीं है तो हमारी डीओई की साइट पर, यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की साइट पर लास्ट ईयर के सपोर्ट मटेरियल्स अवेलेबल हैं। तो सपोर्ट मटेरियल में भी हमने काफ़ी अच्छा इनोवेटिव तरीके से सारा कोर्स डाला हुआ है, तो आप चाहें तो वहाँ से भी बहुत बेटर ऑप्शन है वो भी, कि आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर लिंक दे दिया है, या आप गूगल में जाके सर्च भी डालेंगे कि सपोर्ट मटेरियल ऑफ डीओई 2019-20, तो ये स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने। इसमें 10th 12th दोनों के सपोर्ट मटेरियल्स मिलेंगे। तो जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं अकाउंटेंसी सपोर्ट मटेरियल इंग्लिश मीडियम, डाउनलोड कर लीजिए आप, काफ़ी अच्छा मटेरियल है, काफ़ी इनोवेटिव तरीके से बनाया गया है। उसके अलावा बिजनेस स्टडीज़ का आप देख रहे हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है इस बार, लगभग वही सिलेबस है। तो आपका ये सपोर्ट मटेरियल भी काम कर जाएगा और काफ़ी अच्छा बना हुआ है डीओई का, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बुक्स का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया कि आप एनसीईआरटी से डाउनलोड कर लीजिए या हमारा डीओई की साइट से सपोर्ट मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए। तो ये आपकी बुक की प्रॉब्लम तो इससे सॉल्व हो जाएगी, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो। अब मैं आता हूँ सीधा सीधा अपनी टॉपिक पर, कि बहुत सारे बच्चे अब 11th से 12th में आ गए हैं या आ रहे हैं। अब 11th में उनका क्या एक्सपीरियंस रहा वो पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लग रहा होगा कि भाई अकाउंटेंसी यार बड़ा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है यार, कुछ को लगता होगा यार बड़ा बोरिंग है, कुछ को लगता है यार बहुत टिपिकल है, बड़ा मुश्किल है यार इसको समझना। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं कि जिनको लगता है सर अकाउंटेंसी तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा सब्जेक्ट है, बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ऐसे, होंगे ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको लग रहा होगा कि अकाउंटेंसी तो सर बड़ा बोरिंग सा है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा सब्जेक्ट है, बड़ा टिपिकल सा सब्जेक्ट है। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा होगा सर ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल, जब तक आपको किसी सब्जेक्ट की डेप्थ में नॉलेज नहीं है, यानी उसका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है, तो आपको वो बोरिंग ही लगेगा, कंफ्यूज भी करेगा जब तक आपके उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। और अकाउंटेंसी एक ऐसा ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बोला जाता है, तो इसमें चाहिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर्स नहीं होंगे तो आपको ये थोड़ा सा बोर लगेगा। सच बताऊं तो मुझे भी लगता था किसी टाइम पर, जब मैं पढ़ता था आपकी तरह मैं भी स्टूडेंट्स था, तो तब भी, वैसे तो अब भी मैं स्टूडेंट ही हूँ, लर्निंग हमेशा चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती। लेकिन अकाउंटेंसी मुझे भी कभी ऐसा लगता था यार बड़ा ही बोर सब्जेक्ट है यार, ये तो क्या है, ये डेबिट क्रेडिट, कभी हम डेबिट कर रहे हैं कभी क्रेडिट कर रहे हैं, कब डेबिट करें कब क्रेडिट करें, कुछ समझ में ही नहीं आता था। 11th में सच बताऊं तो मुझे भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया अकाउंटेंसी, ऐसा लगा यार बड़ा बोर सा यार, यार डेबिट क्या है क्रेडिट, पता नहीं, जैसे तैसे पास हो गए। तो फिर बाद में लेकिन 12th में लगा कि नहीं यार अब तो बोर्ड के एग्जाम्स हैं यार, अब तो पढ़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो जब 12th में मैंने इंटरेस्ट लिया और जब उसके कॉन्सेप्ट्स मेरे थोड़े थोड़े क्लियर होने लगे, तब मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा ये सब्जेक्ट कि इससे बेटर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। और इतना स्कोरिंग है ये तो, कि अगर मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं अकाउंटेंसी है क्या, ये डेबिट क्रेडिट क्या है, तो इससे अच्छा तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है इंटरेस्टिंग, और इससे ज़्यादा कोई स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। तो आप मानेंगे नहीं, 11th में मुझे सच में इतना ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं आता था, लेकिन 12th में जब मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगे तो मुझे मेरी पिकअप ऐसे बनी, ऐसी पिकअप बनी कि मैंने सबको लगभग पीछे छोड़ दिया था। तो अकाउंटेंसी में मैं भी आपकी तरह थोड़ा सा पहले डाउन था कुछ बच्चों की तरह, लेकिन अब बाद में जब मुझे समझ में आने लगी तो 12th में मैंने सबको पीछे छोड़ा लगभग। तो एनडीएमसी के स्कूल्स में था मैं उस टाइम पर, और मैंने पूरे ऑल ओवर दिल्ली एनडीएमसी स्कूल्स में टॉप कर दिया अकाउंटेंसी में, जबकि मुझे 11th में इतना ज़्यादा आता नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगे।
तो आपको भी बस यही करना है कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखनी है। अगर किसी बच्चे को ये था कि अकाउंटेंसी बड़ा बोरिंग था 11th में, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको 11th में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं भी आता था, तब भी आप 12th में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस एक विलिंग पावर होना ज़रूरी है आपके पास। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल को अगर आप तोड़ के देखेंगे, वो भी क्या बोल रहा है, आई एम पॉसिबल। तो हर चीज पॉसिबल है, बस एक विलिंग पावर होनी जरूरी है। तो अकाउंटेंसी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये आप मान के चलिए। जब आपका इंटरेस्ट आएगा तो उससे बेटर आपको कुछ लगेगा ही नहीं। और जो मैंने अभी बताया कि अगर सक्सेस लेनी है तो हमने एक मुहावरा बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, और अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल में तो ये रामबाण है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो ये लगभग हम सब ने ही पढ़ा हुआ है कि भाई अगर मुझे किसी भी चीज में सक्सेस होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभ्यास। यानी अभ्यास करके जो जड़मत होते हैं, यानी जिनकी बुद्धि इतनी अच्छी नहीं है, वो भी सुजान हो जाते हैं, यानी बहुत ही बुद्धिमान हो जाते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी रस्सी को किसी पत्थर पर घिसते हैं तो पत्थर तक पे निशान पड़ जाते हैं। तो ये मुहावरा बिल्कुल हमारे सब्जेक्ट में, स्पेशली अकाउंटेंसी में, तो बिल्कुल फिट बैठता है। क्योंकि इसका एक ही तरीका है सक्सेस का, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो अकाउंटेंसी क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे इसकी, तो सारी चीज़ें आपकी टिप्स पे आ जाएंगी। आपको लगेगा अच्छा ये, अरे ये तो ऐसी हो जाती है एंट्री, ये अकाउंट है, अच्छा ये तो इस कॉन्सेप्ट से होता है। तो प्रैक्टिस पे आपको फोकस करना है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट में तो स्पेशली प्रैक्टिस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और उसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होना शुरू हो जाएगा इस सब्जेक्ट में। और जैसे हम, आप पढ़ भी चुके होंगे कि भाई अकाउंटिंग को हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं। तो अकाउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। जितने भी बिजनेस हैं उसकी लैंग्वेज बोली जाती है अकाउंटिंग। अब जैसे मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में, आपको कैसे समझा रहा हूँ अपनी बातें, हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, जो भाषा आपको समझ में आ रही है मैं उसमें बात कर रहा हूँ। अब मैं आपके साथ चाइनीज में बात करने लग जाऊँ, किसी और लैंग्वेज में बात करने लग जाऊँ जो आपको समझ ही नहीं आती, तो आपको कुछ क्लियर ही नहीं होगा यार क्या बोल रहे हो आप। लेकिन ऐसे बिजनेस भी क्या है, बिजनेस इज इंटेंजिबल, यानी बिजनेस क्या है, एक आर्टिफिशियल है, वो अपने बारे में कुछ बता तो सकता नहीं। तो अकाउंटिंग कैसे बताता है, यानी बिजनेस कैसे बताता है अपने बारे में, अकाउंटिंग के थ्रू। तो अकाउंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिजनेस की लैंग्वेज बोला जाता है कि बिजनेस के बारे में, बिजनेस अपने बारे में कैसे बताएगा आपको, अकाउंटिंग के थ्रू। तो अकाउंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यानी अकाउंटिंग से ही पता चलता है, जो हम फाइनल अकाउंट्स प्रेजेंट करते हैं कि बिजनेस क्या कर रहा है अपने बारे में, वो सारी चीजें बताता है अकाउंटिंग के थ्रू। क्या, कि भाई मेरी एसेट्स कितनी है, मेरी लाइबिलिटीज कितनी है, मेरा प्रॉफिट कितना है, मेरा लॉस कितना है, वो सारी चीजें कैसे बताएगा बिजनेस अपने बारे में, अकाउंटिंग के थ्रू। तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अकाउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बिजनेस के लिए स्पेशली। तो अकाउंटिंग को आप बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़िए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, तो आपको बड़ा मजा आएगा। अब जैसे मैंने आपको बोला कि जी अकाउंटिंग मुझे भी समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में मुझे लगा कि यार ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बोर लगता है। और आप वो सब 11th में पढ़ भी चुके हो। ये सिर्फ इसी क्लास के लिए नहीं, आगे भी इन फ्यूचर में जब आप हायर लेवल पे अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, चाहे वो बीकॉम हो या कोई भी आप प्रोफेशनल कोर्सेज में भी जाएंगे, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए में, तो आपको मैं सिर्फ ज़्यादा नहीं, दो तीन चीज़ें मेन मेन बता रहा हूँ। कि एक तो आपने बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे 11th में, जो हम ज़्यादातर लाइटली लेते हैं कि यार ये तो थ्योरिकल है, क्या आएगी। लेकिन अगर आप हायर लेवल पे जब आपको थोड़ी सी अकाउंटिंग की नॉलेज आएगी, तो आपको लगेगा यार ये तो मेन चीज़ तो यही थी जो हमने छोड़ दिया अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स थे 11th में, तो ये आप एक बार जरूर रब अप कीजिएगा। आपके पास 11 की बुक्स होंगी, एक बार अगर आप पढ़ेंगे, और इसका इन फ्यूचर में आपको इतना बेनिफिट मिलेगा बहुत ज़्यादा कि अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब मैं थोड़े से, यानी एक एक्चुअली हम इसको बोलते हैं एजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग, या फंडामेंटल आइडियाज, या बेसिक एजम्पशंस बोलते हैं, कि जो हमें ये बताते हैं कि भाई किस तरीके से हमें अकाउंटिंग करनी चाहिए, और जितनी भी अकाउंटिंग प्रोफेशंस हैं या अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडीज हैं वो कैसे काम करती हैं, वो सारे रूल्स हैं ये। तो अगर आपको एक बार इनका थोड़ा सा मेन थीम पता चल गया तो आपको बड़ा मजा आएगा। जैसे ये सारे आपके प्रिंसिपल्स है, अगर मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा जस्ट रिवाइज कराऊँ, आपको सिर्फ मेन थीम ही बताऊँ। जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट था हमारा। अब अगर आपको याद हो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता था, कि बिजनेस इज ए सेपरेट और डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट ऑनर, यानी बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है।
क्योंकि हमें जितनी भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ना कि प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए हम जो ड्राइंग है उसको रिकॉर्ड नहीं करते, यानी जो पर्सनल ट्रांजेक्शन्स होती हैं प्रोप्राइटर की वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम कैपिटल को एज ए लाइबिलिटी शो करते हैं, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि प्रोप्राइटर ने बिजनेस को एज ए लोन दिया है पैसा, जो उसकी कैपिटल कहलाती है। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम उसको लाइबिलिटी शो करते हैं। अब कई बच्चों को यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि सर पैसा तो बिजनेसमैन ने लगाया है तो वो लाइबिलिटी कैसे हो गया हमारी, वो तो मेरा पैसा है, वो तो एसेट होनी चाहिए। तो बेटा ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस इज सेपरेट, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, बहुत सारे हैं, जो अब मैं आपको पूरे एक्सप्लेन करूँ तो बहुत सारे आ जाएंगे, बट मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। मनी मेजरमेंट था, जो ये कहता था कि हर चीज़ को मनी में मेजर करो, अगर आप मनी में मेजर नहीं कर सकते तो आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे किसी भी आइटम को, तो हर चीज़ को मनी में मेजर करना ज़रूरी है। ऐसे ही गोइंग कंसर्न था, जो ये कहता था क्या कि बिजनेस की इंडेफिनिट लाइफ होती है, बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम क्या करते थे, एसेट्स और लायबिलिटीज को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब जो सिर्फ मैं एक साल के लिए यूज करूंगा, और फिक्स्ड एसेट्स जो एक साल से ज्यादा के लिए यूज करूंगा, क्योंकि मेरा बिजनेस का एम है इंडेफिनिट चलना। ऐसे ही हम अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पढ़ते थे कि अकाउंटिंग पीरियड ये कहता है कि हम बिजनेस की लाइफ को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, जनरली 1 ईयर। तो हम हर साल में ये देखेंगे कि बिजनेस का रिस्पॉन्स कैसा है, बिजनेस प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, लॉस जनरेट कर रहा है, या उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई हर साल अकाउंट बनाओ आप। ऐसे ही कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है क्या कि हर जितने भी फिक्स एसेट्स हैं उसको हमें कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, ना कि मार्केट वैल्यू पे, क्योंकि मार्केट वैल्यू को मैं प्रूव नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम फिक्स एसेट्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो था डुअल एस्पेक्ट, या जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो हमारा पूरा अकाउंटेंसी इस पे टिका हुआ है, डबल एंट्री सिस्टम, कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो डेबिट इफेक्ट भी होगा उनका और क्रेडिट भी होगा, दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बैलेंस शीट मैच करती है, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करती है। तो ये कुछ थोड़े से ही मैंने एक्सप्लेन किया आपको, लेकिन अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर होंगे अकाउंटिंग के, अच्छा इसकी वजह से ऐसा होता है, अच्छा इसकी वजह से ऐसा होता है, और ये अभी नहीं, आपको इन फ्यूचर में भी बहुत बेनिफिट देंगे। तो एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने ज़रूरी है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप फ्री हैं, तो आप एक बार इन कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर पढ़िएगा अपनी 11th की बुक से, और थोड़ा सा इसकी समरी बनाने की कोशिश कीजिए कि मेन ये कॉन्सेप्ट कह क्या रहा है। तो इससे आपकी बहुत सारी क्लैरिटी आएगी अकाउंटिंग के अंदर। और एक सिंपल सी चीज़, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो हर जगह हमारे अकाउंटिंग में होता क्या है, अकाउंटिंग में जहाँ भी आप पढ़ेंगे, कोई आउटसाइडर होता है जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है तो उसको भी डेबिट क्रेडिट का पता होता है कि भाई डेबिट क्रेडिट, यानी अकाउंटिंग में है क्या, डेबिट क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट है क्या ही एक्चुअली में, जैसे हम मैथ्स में बोलते हैं प्लस माइनस, तो अकाउंटिंग में होता है डेबिट क्रेडिट। अब पूरी की पूरी अकाउंटिंग जो है हमारी वो डेबिट और क्रेडिट पर ही टिकी हुई है। और अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है डेबिट और क्रेडिट का, तो आपको कभी भी इन फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्पेशली जर्नल एंट्रीज जो होती हैं पूरी की पूरी इस पर बेस्ड है, लेजर इस पर बेस्ड है। तो सब कुछ हमारा जो अकाउंटिंग का बेस है वो एक्चुअली में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ही है। अगर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि डेबिट एंड क्रेडिट होता क्यों है, क्योंकि अकाउंटिंग में आपको रट्टाफिकेशन नहीं चलेगी जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपको हर चीज में क्वेश्चन खुद लगाना है, क्यों सर ऐसा क्यों हो रहा है, सर ये डेबिट क्यों हो रहा है, सर ये क्रेडिट क्यों हो रहा है। जब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आने लगेंगे और इसका आंसर मिलने लगेगा तो अकाउंटिंग से इजी आपको कुछ लगेगा ही नहीं। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपके दिमाग में छपे हुए होने चाहिए। और ये सिंपल से रूल्स हैं, कुछ हमने ऐसा इसमें कुछ खास तो है नहीं। अगर आप देखेंगे तो एसेट्स का, एक्सपेंसेस और लॉसेस का हम रूल 11th में पढ़ चुके हैं कि एसेट्स और एक्सपेंसेस का जनरली डेबिट बैलेंस होता है। अगर ये इंक्रीज होंगे तो हम इनको डेबिट करेंगे, और अगर ये डिक्रीज होंगे तो हम इनको क्रेडिट करेंगे। तो ये दो रूल्स कंबाइंड कर दिए हमने, एसेट्स एक्सपेंस एंड लॉसेस का सेम रूल है। तो आप ये दिमाग में अपने रट लो कि एसेट्स और एक्सपेंसेस लॉसेस अगर बढ़ेंगे तो हम डेबिट करेंगे, कम होंगे तो क्रेडिट करेंगे। ये 11th में ही नहीं, अभी 12th में, आगे इन फ्यूचर में आपके पूरा काम आएगा लाइफ में अगर आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो। ऐसे ही हमारा लाइबिलिटीज, कैपिटल और रिवेन्यू, इन तीनों का सेम रूल है। अगर कैपिटल, रिवेन्यू और लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो हम इनको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर ये डिक्रीज होंगी तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सिंपल से दो रूल्स बना दिए हमने 5 के भी। तो आपको बस ये याद रखना है
कि किस केस में इंक्रीज होंगे, किस केस में डिक्रीज होंगे, क्योंकि आपका लाइफ टाइम काम आएगा अकाउंटिंग के अंदर। तो ये दो चीजें जब मुझे क्लियर होने लगी तो फिर मुझे समझ में आने लगा, अच्छा ये डेबिट इस वजह से होता है, अच्छा ये क्रेडिट इस वजह से होता है। तो डेबिट, क्रेडिट और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स अगर आप देख लेंगे अच्छे तरीके से तो आपको बड़ा मजा आएगा अकाउंटिंग में आगे। तो ये जैसे मैंने सीखा उसी तरीके से बता रहा हूँ आपको। तो ये जरूर आप इन दो चीज़ों पे तो स्पेशली फोकस करिए, और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इन दो चीज़ों को आप बहुत ही दिमाग में रट लो आप एक तरीके से, तो आपको बहुत मजा आएगा अकाउंटिंग में। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे कि सर आप तो बहुत ज़्यादा कहानी सुनाए जा रहे हो लेकिन ये इंपॉर्टेंट थी आपको बतानी। तो अब मैं सीधा आ जाता हूँ कि भाई सबसे पहले हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अब कभी आपने सीबीएसई की गाइडलाइंस पढ़ी है कि हर सब्जेक्ट पढ़ाने के पीछे एम क्या है, गाइडलाइंस। तो सीबीएसई ने जो गाइडलाइंस दी है सिलेबस में अकाउंटेंसी के लिए, वो मैं आपको थोड़ी सी शेयर कर रहा हूँ कि अकाउंटेंसी का जो सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है 10 ईयर्स के बाद होता है, यानी आफ्टर 10th जनरली हम लेते हैं, 11th और 12th से हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। तो उसमें बच्चे को 10 साल की स्कूलिंग के बाद ये पता होना चाहिए कि फास्ट चेंजिंग इकोनॉमिक सिनेरियो accounting as a source of financial information has carved out a place for itself at senior secondary stage. Its syllabus content provides students a firm foundation in basic accounting concepts. यानी सीबीएसई ने ये गाइडलाइंस दी है कि जब बच्चा 10th के बाद 11th में आता है तो उसको क्या क्लियर होना चाहिए, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस भी किए कि आपको ये तो जरूर पता होने चाहिए, एंड मेथोडोलॉजी, एंड आल्सो एक्वेंट them with the changes taking place in the preparation and presentation of financial statements in accordance to the applicable accounting standards and the Companies Act 2013. तो सीबीएसई भी यही कह रहा है कि भी अगर बच्चा अकाउंटिंग लेता है तो उसको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स तो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, साथ में उसको ये भी पता होना चाहिए जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, कंपनीज एक्ट अब 2013 चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सब बनानी कैसे है, कैसे प्रेजेंट करना है। जैसे आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर, तो उसमें आपने देखा कैसे प्रेजेंट होती हैं। तो ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये सब सीबीएसई की गाइडलाइंस है कि बच्चे को अकाउंटिंग में ये सब चीज़ें आनी चाहिए। और बेसिकली जो उन्होंने दिया हुआ है कि कंप्लीट कोर्स ऑफ अकाउंटेंसी जो है हमारा सीनियर सेकेंडरी लेवल का, इंट्रोड्यूस द लर्नर्स टू द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस एंड एम्फेसाइजेस ऑन स्ट्रेंथनिंग द फंडामेंटल्स ऑफ द सब्जेक्ट। तो मेनली यही है इसके अंदर कि भाई बच्चे को क्या हो, एक तो बिजनेस के बारे में पता चल जाए कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस किस तरीके से चल रहा है वर्ल्ड में, और जो इसके बेसिक फंडामेंटल्स हैं सब्जेक्ट के वो स्ट्रेंथनिंग हो जाए, यानी कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, डेबिट क्रेडिट, ये आपको बेसिक आपका बहुत ही जबरदस्त इंक्रीज करना है कि आपको कभी भी प्रॉब्लम ही ना आए अकाउंटेंसी के अंदर। तो बेस क्लियर होना आपका बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें सीबीएसई की गाइडलाइंस में भी है, तो आपको इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा भी मेन थोड़े से फंडामेंटल्स बता रहा हूँ इसके। ऐसे ही जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव दिए हैं सीबीएसई ने ओवरऑल, कि अकाउंटेंसी का मेन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है क्या, ओनली नॉट फॉर द क्लास 12th, overall objective to familiarize students with new and emerging area in the preparation and presentation of financial statements। कि भाई बच्चों को ये पता चल जाए कि नए नए जो इमर्जिंग एरियाज आ रहे हैं, कि भाई नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, किस तरीके से ये प्रॉब्लम है तो मुझे इस तरीके से प्रिपेयर करना है और प्रेजेंट करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो जो नए नए एरियाज आ रहे हैं वो सब आपको पता चल जाए। जैसे आपको याद होगा या आपने पढ़ा होगा, तो पहले हमारा कंपनीज एक्ट 1956 चलता था, लेकिन जब पता चला कि नहीं यार इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अब वर्ड्स में ये सब हो रहा है तो ऐसे चेंज करना चाहिए, तो हम एक नया लाए कंपनीज एक्ट 2013। तो इस तरीके से चेंज हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी चेंजेस पता चलने चाहिए कि भाई पहले कंपनी एक्ट ऐसा था, अब ये रिक्वायरमेंट नहीं है वर्ड के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे वर्ड चेंज हो रहा है। तो कंपनीज एक्ट में भी चेंज किया, 2013 लेके आए 1956 की जगह, टू एक्वेंट स्टूडेंट्स विद बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो मैंने इस पे तो पहले ही जोर दिया आपका कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स तो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आप थोड़े से 11th में पढ़ चुके हैं, तो ये आपको क्लियर होने चाहिए कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं क्या, क्योंकि यही क्या है, जैसे हम बोलते हैं रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस, तो यही है सब कुछ अकाउंटिंग के अंदर, जो ये बताता है कि भाई अकाउंटिंग करनी कैसे है, मुझे कैसे अकाउंट्स बनाने हैं, अगर मुझे प्रॉब्लम आती है तो कब किस सिचुएशन में क्या करना है, वो सब यही गाइड करते हैं हमें। टू डेवलप द स्किल्स ऑफ डिजाइनिंग नीड बेस्ड अकाउंटिंग डाटाबेस, और ये भी आ जाए स्किल कि भाई किस तरीके से मुझे अकाउंटिंग का डाटाबेस प्रिपेयर करना है, जब भी मुझे जरूरत हो कोई भी इंफॉर्मेशन की तो वो मैं कैसे ले सकूँ उसमें से। टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ आईसीटी इन द बिजनेस ऑपरेशन। अब आईसीटी तो हर जगह इंपॉर्टेंट है, अब अभी भी जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
तो आज की डेट में इसके बिना तो बड़ा मुश्किल है। तो आईसीटी बिजनेस में कैसे यूज होता है, उसका रोल भी अप्रिशिएट करना, बच्चे को पता चले कि हाँ भाई आईसीटी बिजनेस में भी यूज होता है, इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और बच्चे को ये अंडरस्टैंड हो जाए कि भाई हम बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, जो आप 11th में पढ़ चुके हो, जनरल एंट्रीज, लेजर, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम पढ़ चुके हैं कि कैसे हमें प्रेजेंट करनी है। और लास्ट है टू एनेबल स्टूडेंट्स विद अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनी अकाउंट्स। तो ये सारी चीजें अभी 11th में आपके सामने आएंगी कि भाई ये भी पता हो कि वो किस तरीके से इन सब की अकाउंटिंग करेंगे। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है अकाउंटेंसी का वो ये आपके सामने है। तो सीबीएसई ने भी ये गाइडलाइंस दी है कि कोई भी बच्चा अकाउंटेंसी पढ़ता है तो सिर्फ ये नहीं कि वो पास होने के लिए पढ़े, पास होना तो आपका एम नहीं है ना, पास तो आप मोस्टली हो ही जाएंगे, पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आगे अगर आपको इस फील्ड में जाना है और आगे तक जाना है तो आपको बेस क्लियर करना जरूरी है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स पे आप जरूर फोकस करिए क्या क्या है। अब आ जाते हैं, अभी सीबीएसई ने एक सर्कुलर इशू किया था मार्च के अराउंड, सिलेबस आने से पहले। तो सबसे पहले मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि आपको सिलेबस के बारे में पहले क्लियरिटी हो जाए। आप सामने देख रहे हैं अपने 11th-12th का 2019-20 का, आप 11th का एग्जाम सारे दे चुके हैं अकाउंटिंग का। अगर आपने देखा होगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंक्लूडिंग एमसीक्यू आए थे, और अगर बच्चों को याद हो तो 25% हमारे एमसीक्यू होते थे, यानी 80 मार्क्स का आपका पेपर हुआ था 11th का। तो उसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो थे वो हमारी एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप थे। 20 मार्क्स के आपने 1 मार्क के क्वेश्चन देखे होंगे, और बाकी जो थे 60 मार्क्स के वो आगे शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप थे। ये लास्ट ईयर तक का सिलेबस है जो आपने किया, यानी ब्लूप्रिंट। लेकिन इस साल सीबीएसई ने इसको मॉडिफाइड किया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि सीबीएसई ने क्या किया कि भाई अब क्योंकि बच्चों को थोड़ा रट्टाफिकेशन कम करे, थोड़ा प्रैक्टिकल में आए, थोड़ा सा उनका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो, तो थोड़ा और चेंज लाए वो इस साल। उन्होंने क्या किया है, अब ऑब्जेक्टिव टाइप इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली 20% कर दिए। तो 20% जो होंगे वो आपके एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे करंट ईयर से। और एक ये नई चीज इंट्रोड्यूस किया है, केस बेस्ड ऑब्लिक सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस 10%। तो 10% क्वेश्चंस आपके केस बेस्ड आएंगे, सोर्स बेस्ड आएंगे, या इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस होंगे जो। तो ये थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस होंगे जो अभी सीबीएसई इसके बारे में सैम्पल पेपर इशू करेगा, उसमें ये क्लियर करेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। लेकिन हम आइडिया लगा सकते हैं, जैसे बिजनेस स्टडीज में आपकी केस स्टडीज आते हैं तो लगभग कुछ कुछ वैसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे अब अकाउंटेंसी में भी आपके। उसके अलावा जो बाकी होंगे वो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिल्कुल न्यू करंट में, कि आपके अब 20% जो है वो ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, 10% आपके केस बेस्ड सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और बाकी जो होंगे वो रिमेनिंग होंगे। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, यानी आप नोट कर लीजिए बिल्कुल कि 20%, 10% और रिमेनिंग, ये बिल्कुल करंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। पैटर्न पेपर का बिल्कुल नया आने वाला है इस साल से। आगे चलें अब यही जो सर्कुलर है इसके बेस पे मैंने एक ये आपके सामने शॉर्टकट में बना दिया कि जो गाइडलाइंस आई हैं अगर हम मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट करें तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके सामने देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20% आउट ऑफ 80, यानी 16 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप इंक्लूडिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं इस बार। तो ये तो 1 मार्क के ही होंगे जनरली, तो 16 मार्क्स के आपके 1 मार्क के क्वेश्चन एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप के आने वाले हैं इस साल बोर्ड के एग्जाम में। उसके अलावा ये नया चीज़ है केस बेस्ड ऑब्लिक सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 10% बोला है उन्होंने, तो 80 का 10% मतलब 8 मार्क्स के ये क्वेश्चन आने वाले हैं। बट अभी इसकी क्लैरिटी ये नहीं है कि ये कितने मार्क का क्वेश्चन होगा, 1 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, क्योंकि अभी सीबीएसई ने गाइडलाइंस इशू नहीं किए हैं ब्लूप्रिंट के बारे में। तो ये 8 मार्क्स के लेकिन टोटल क्वेश्चन होंगे। तो यही एक नई चीज़ है इस बार, जो मिडल वाला है ये आपको स्पेशली देखना पड़ेगा। जैसे ही सैम्पल पेपर आएगा हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह के क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा शॉर्ट आंसर ऑब्लिक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे रिमेनिंग, यानी 70% ऑफ 80, तो वो 56 हो गया। तो ये आपका इस बार का सीबीएसई का गाइडलाइंस है कि 16 मार्क्स के आपके एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं,
8 मार्क्स के आपके केस बेस्ड सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आने और रिमेनिंग जो होगा 56। तो टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है जो इस तरीके से डिवाइड होगा। क्लियर है? होप आप सबको ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले मैं यही डिस्कस कर रहा हूँ कि पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है आपको, क्योंकि ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा प्रॉब्लम आती है कि सिलेबस क्या है सर, हमारा सिलेबस कैसे पता चलेगा। तो सिलेबस में वैसे अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन अगर आपको भी सिलेबस डाउनलोड करना है तो सीबीएसई ने सिलेबस अपलोड कर दिया अपनी साइट पर। आपके सामने स्क्रीन पर ये साइट में नज़र आ रहा है आपका सीबीएसई एकेडमिक साइट पे। अगर आप जाएंगे तो आपको करिकुलम एक हेडिंग मिलेगा, आप करिकुलम पे क्लिक करिए तो आप वहाँ जाके देखेंगे कि आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा करिकुलम फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21। तो इसमें सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी दोनों का करिकुलम गिवन है। आप सीनियर सेकेंडरी में जाइए, जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए एकेडमिक इलेक्टिव जैसे अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज़ वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे, लैंग्वेज अलग मिल जाएगी। तो आप यहाँ जाके अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको पूरा सिलेबस इसमें मिल जाएगा कि आपका बिजनेस स्टडीज़ अकाउंटेंसी का क्या सिलेबस है करंट ईयर का, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, क्या क्या कंटेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि करिकुलम तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए। तो ये आप डाउनलोड कर लीजिए। जिस जिस स्टूडेंट्स ने नहीं किया है वो आज इसको ज़रूर डाउनलोड कर ले, बुक्स भी और करिकुलम भी। तो सबसे पहले तो यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि सबसे पहले हमारे पास हथियार तो हो, तभी तो हम गोली चलाएंगे ना। अब जब मेरे पास हथियार ही नहीं है तो गोली कैसे चलाऊंगा। तो सबसे पहले तो यही चाहिए मुझे, सिलेबस और बुक्स। तो सबसे पहले तो वो आप डाउनलोड कर लीजिए, सबसे पहला काम तो हमारा यही है। क्लियर है? अब आते हैं जी अपने सिलेबस पर। तो ये आपका सिलेबस है अकाउंटेंसी का 2020-21 क्लास 12th। हमारा सब्जेक्ट कोड है 055। तो सब्जेक्ट कोड भी आपको क्लियर होना चाहिए। और आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर, ये है हमारा करंट ईयर का सिलेबस जो सीबीएसई ने दिया है। अभी 3 आवर्स का हमारा पेपर होने वाला है। 80 मार्क्स का हमारा थ्योरिकल है और 20 मार्क्स का हमारा प्रोजेक्ट वर्क होता है अकाउंटेंसी के अंदर, जैसे आपका 11th में था लगभग लगभग वैसा ही है। अब आप इसमें देखेंगे तो हमारी 2 बुक्स हैं बेसिकली। इसमें पार्ट ए जो है हमारा वो है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड कंपनीज। तो इसमें 3 यूनिट्स हैं हमारी। यूनिट 1 जो है वो है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अंदर टोटल 25 पीरियड्स अलॉट किए गए हैं और 10 मार्क्स का है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ये, पहला ही। आउट ऑफ 80 10 मार्क्स इसको डिनोट हो रहे हैं। सेकेंड यूनिट में हमारी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स। तो इसमें 90 पीरियड्स अलॉट किए गए हैं और इसमें 30 मार्क्स का टोटल वेटेज है। और इसमें 4-5 चैप्टर्स हैं पार्टनरशिप में, तो वो टोटल 30 मार्क्स की वेटेज है। ऐसे यूनिट 3 है हमारी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो इसको 35 पीरियड्स अलॉट किए गए हैं और 20 मार्क्स का ये हमारा ओवरऑल है कंपनीज अकाउंट। इसमें भी 3 चैप्टर हैं। तो टोटल जो है हमारा 60 मार्क्स का हमारा पार्ट ए यानी फर्स्ट बुक है हमारी, 10, 30 एंड 20। सेकेंड पार्ट जो है हमारा पार्ट बी वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें जो यूनिट 4 है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसको 30 पीरियड्स अलॉट किए गए हैं और ये टोटल वेटेज है इसकी 12 मार्क्स। यूनिट 5 जो है हमारी वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसको 20 पीरियड्स अलॉट किए गए हैं और टोटल वेटेज है इसकी 8 मार्क्स की। तो आप अगर इन दोनों को अब ऐड करें तो टोटल 80 मार्क्स का हमारा थ्योरिकल हो गया और 20 मार्क्स का हमारा प्रोजेक्ट वर्क है। उस प्रोजेक्ट वर्क में भी इस तरीके से आपका होगा, जो आपको एक फाइल बनानी है प्रोजेक्ट की, वो 4 मार्क्स की होगी आपकी। एक रिटन टेस्ट होता है आपका अकाउंटेंसी में 12 मार्क्स का, 1 घंटे का, वो होगा बाद में। और एक वाइवा होगा आपके प्रोजेक्ट के बेस पर 4 मार्क्स का। तो टोटल जो है 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा। तो ये सबसे पहले तो आपको पूरा सिलेबस क्लियर होना ज़रूरी है कि हमारा अकाउंटेंसी का सिलेबस है क्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप चाहें तो अभी नोट भी कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये सारा सिलेबस आ रहा है। अब वैसे तो अभी सीबीएसई ने कोई भी ब्लूप्रिंट इशू नहीं किया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, किस तरह के होंगे, लेकिन ये लास्ट ईयर का है इसलिए मैंने रेड में बोल्ड कर रखा है। ये मत समझना कि करंट ईयर में भी ऐसे ही होने वाला है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ऐसा ही रहेगा। थोड़ा बहुत माइनर सा चेंज आ सकता है। जैसे आपके सामने है एनपीओ, उसमें टोटल 3 क्वेश्चंस लास्ट ईयर तक आ रहे थे और 10 मार्क्स की हमारी वेटेज है, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, एक क्वेश्चन
6 मार्क का होगा। ये सजेस्टेड है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ऐसा आने के चांसेस हैं, बट अभी क्लियर होगा जब सीबीएसई की गाइडलाइंस आ जाएंगी। तो 3 क्वेश्चन आपके एनपीओ में से आने के चांसेस हैं, यानी 10 मार्क्स का आपका ये वाला चैप्टर होगा। ऐसे ही जो पार्टनरशिप हमारा पूरा है उसमें आपके 30 मार्क्स के इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। 1 मार्क के 9 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1, 4 का 1, 6 का 1, 8 का 1। तो टोटल जो वेटेज है वो 30 मार्क्स की है। तो इस तरीके से हो सकता है कि क्वेश्चन इस तरीके से पार्टनरशिप में से पूछे जाएं। इसके अलावा आपका कंपनी अकाउंट्स है, तो कंपनी अकाउंट्स का भी एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि 1 मार्क्स के 4, 4 मार्क्स के 2, 8 मार्क्स का 1। तो टोटल 20 की वेटेज है इसकी, टोटल 6 क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें। ऐसे ही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस है हमारा, उसमें जो पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 4 1 मार्क्स के, 2 4 मार्क्स के, और टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं। 2 1 मार्क के और 1 6 मार्क का क्वेश्चन, यानी टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो टोटल लास्ट ईयर तक हमारे 32 क्वेश्चंस आ रहे थे हमारे, अप्रॉक्सीमेटली रहने के चांसेस हैं। थोड़ा बहुत माइनर चेंज आ सकता है करंट ईयर में। तो आपको पैटर्न भी पता होना चाहिए कि किस तरीके का आपका पेपर आने वाला है लगभग अप्रॉक्सीमेटली। हालांकि क्लियर तो अभी सीबीएसई जब सैंपल पेपर इशू करेगा करंट ईयर का उसके बाद ही होगा। तो इसमें एनपीओ और जो कैश फ्लो है ये तो बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि ये सिंगल सिंगल चैप्टर है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें तो 10 मार्क्स का फिक्स है, इस चैप्टर से 10 मार्क्स का आना ही आना है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसका भी फिक्स है कि इसका 8 नंबर का आना ही आना है, क्योंकि ये सिंगल चैप्टर है। तो ये दोनों तो बिल्कुल फिक्स है कि इतनी वेटेज है। लेकिन बाकी जो है, क्योंकि ये यूनिट्स है पार्टनरशिप, तो किस चैप्टर में से कितना आएगा, कंपनी में किस चैप्टर में से कितना आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस चैप्टर में से कितना आएगा, ये क्लियर नहीं होता, क्योंकि किसी भी चैप्टर से वो कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो ये एनपीओ और कैश फ्लो तो बिल्कुल फिक्स है, तो इस पर तो आप कंसंट्रेट करना ही करना कि एनपीओ और कैश फ्लो तो बिल्कुल फिक्स है, इस चैप्टर में से 18 नंबर का तो आना ही आना है। तो ये आपका एक सजेस्टेड पेपर डिज़ाइन और ब्लू प्रिंट है जो आपको क्लियर होना चाहिए, जो शायद आपको और जगह नहीं मिलेगा। तो मैं आपके साथ वो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको जनरली नहीं मिलेगी बाहर। और जो क्वेश्चन, अब हम एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं कि भाई एमसीक्यू में कौन कौन से आएंगे। हालांकि 11th में आप कर चुके हैं, 11th में भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आए होंगे, बट एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप के, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो वो आपको ध्यान रखने हैं, जो हम अभी डिस्कस करेंगे भी अपने सिलेबस में। जैसे जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर दिया था अप्रॉक्सीमेटली, उसमें इस तरह के क्वेश्चन थे 20 मार्क्स के, जो एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 पॉइंट्स, 2 क्वेश्चन थे 1 1 मार्क के। ऐसे ही एमसीक्यू थे, एमसीक्यू का मतलब आप समझते हैं जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो 3 क्वेश्चन ऐसे थे एमसीक्यू के कि 4 ऑप्शन होंगे और आपको एबीसी में से कुछ बताना होगा। ऑर्डर सीक्वेंसिंग वाले थे, जैसे आपने अकाउंटिंग का वो पढ़ा होगा सर्कल, कि भाई पहले क्या होगा सेकंड क्या होगा, तो इस तरीके से सीक्वेंस में लगाने के लिए आ सकता है एक क्वेश्चन। 1 वर्ड में आंसर देने के लिए 5 क्वेश्चन थे, 1 वर्ड वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। एंट्री देने के थे कि जनरल एंट्री कीजिए, तो जनरल एंट्री इंपॉर्टेंट है 12th में भी, 11th में ही नहीं 12th में भी आपकी बहुत काम आएगी। 3 क्वेश्चन सिर्फ जनरल एंट्री के ही थे कि आपको सिर्फ जनरल एंट्री देनी थी। ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स या कंप्लीट द सेंटेंस, इसके क्वेश्चंस थे 2। तो फिल इन द ब्लैंक्स और कंप्लीट द सेंटेंस में जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी जरूरी है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। ऐसे ही ट्रू फॉल्स या करेक्ट इनकरेक्ट वाले 2 क्वेश्चन थे 1 1 नंबर के। मैच द फॉलोइंग था, ऑप्शन दे दिए, चारों में से मैच करना था हमें, वो था। या एक सेंटेंस के ऊपर बेस्ड था क्वेश्चन 1 मार्क का। तो इस तरीके से एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके मिलेंगे आपको। तो आपको प्रिपेयर रहना है, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी। इसमें रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू ऐसे होते हैं कि उसमें आप 20 में से 20 भी ला सकते हैं, बहुत ही ईजी है। इसमें मार्किंग ऐसी होगी कि 20 में से 20 होंगे, लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक, क्योंकि इसमें या तो 1 या 0। तो इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको अपने ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू पे, और इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका सिलेबस है। तो सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया कि आप डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिलेबस ही आपका मैंने डाउनलोड करके वैसे आपको शो करने के लिए दिखा रखा है, लेकिन आप अपनी साइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। मैं जस्ट ये स्लाइड्स को स्किप कर रहा हूँ, जैसे ये सिलेबस मैंने डाउनलोड किया हुआ है 12th का आपका। तो मैं जो आज टॉपिक लेने वाला हूँ बस वही डिस्कस करूँगा। मैं फटाफट इन स्लाइड्स को आगे आगे ले जा रहा हूँ कि सिलेबस इस तरीके से था आपका। ये यूनिट 1 है, यूनिट 2 है हमारी पार्टनरशिप। ऐसे ही पार्टनरशिप के बारे में सारी चीज़ें हैं।
शेयर्स हैं, कंपनी अकाउंट का है, या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आप डाउनलोड कर लेना सिलेबस। यहाँ तक हमारा सिलेबस पूरा डाउनलोडेड है। यहाँ पर एंड में कैश फ्लो स्टेटमेंट आ रही है, तो ये आप सिलेबस तो डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से अपनी और देख लीजिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। और ये जो है मेन सजेस्टेड क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन इस बार जो अकाउंटेंसी में दिया गया है, ये एक्चुअली मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो नहीं बताए, लेकिन ये बता दिया है कि किस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। जैसे आप सामने देख रहे हैं अपने रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टाइप के आपके 44 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, यानी 55 ओवरऑल परसेंटेज है इसकी। ऐसे ही अप्लाई करने की होगी आपकी कि आप कैसे अप्लाई कर पाते हैं नॉलेज को अपनी, तो 19 मार्क्स के उस टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी 23.75% वेटेज है उसकी। एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग टाइप के क्वेश्चन जो थोड़े से हॉट्स बोलते हैं उनको, वो 17 मार्क्स के होंगे, यानी 21.25% की वेटेज है। तो टोटल इस तरीके से उन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन होंगे आपके। 44 रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग के, 19 मार्क्स के अप्लाइंग, और 17 मार्क्स के एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो टोटल 80 मार्क्स में इस तरीके से दिया गया है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी क्लियर नहीं है, वो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लियर के लिए सीबीएसई ने गाइडलाइंस दी हैं अभी, कि वो बीच में अभी कुछ टाइम बाद अपना सैम्पल पेपर इशू करेंगे जिसमें वो बताएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे 12th में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सिलेबस से रिलेटेड। अब आ जाते हैं थोड़ा सा फॉर्म में। अभी तक तो हम इधर उधर की बातें कर रहे थे, आपको लग रहा होगा सर क्या पढ़ाए जा रहे हो, ये टॉपिक पे आओ, बोर कर रहे हो आप। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको शायद और कहीं ना मिलें, जो मैंने आपको बताई वो चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। अब आ जाते हैं आपके मतलब की चीज़ों पे, यानी टॉपिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आपकी पुरानी यादें ताज़ा करवाता हूँ। आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, याद होगा सबको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था हमारा। 8 नंबर का एक क्वेश्चन तो आता ही आता था जी इसमें से, लॉन्ग वाला। और सर इसमें तो कोई बोलेगा सर मेरी बैलेंस शीट ही नहीं मिलती थी, सर मेरा प्रॉफिट आ जाता था लेकिन बैलेंस शीट सर दिक्कत होती थी। तो ऐसा चैप्टर था सर, बड़ा मुश्किल सा था, लग रहा होगा आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि बैलेंस शीट मैच करना एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, जंग जीतने के बराबर हो जाता है। सर मेरी बैलेंस शीट मैच कर गई, तो इसका मतलब उसको लगता है हाँ आंसर ठीक हो गया। तो मैं थोड़ा सा आपको वहीं ले जाता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में। आपको याद होगा सोल प्रोप्राइटरशिप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब हम बनाते थे तो उसका मेन एम होता क्या था कि भाई सोल प्रोप्राइटर है तो उसका मेन एम क्या था, प्रॉफिट जनरेट करना, कि वैसे तो क्या कमाना है, प्रॉफिट कराना है। अगर वो बिजनेस चला रहा है तो उसका मेन एम क्या है, प्रॉफिट कमाना। भाई आप भी बिजनेस करोगे, जो भी बिजनेस करता है वो क्या सोच के करता है, प्रॉफिट जनरेट करना। भाई हम सर्विस तो कर नहीं रही जनता की, हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, हमारा मेन एम है प्रॉफिट को जनरेट करना। तो सोल प्रोप्राइटर भी यही करता था। तो वो क्या करता था, जनरली गुड्स खरीदता था। आपने जो 11th में पढ़ा, ट्रेडिंग करता था बेसिकली, गुड्स खरीदी और ज़्यादा रेट पे बेच दी, कुछ खर्चे अपने निकाले और प्रॉफिट कमाया। तो कैसे पता करता था अपना प्रॉफिट, वो बनाता था एक ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में वो क्या करता था, फाइंड करता था क्या, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, यानी उस पीरियड का उसको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पता चल जाता था ट्रेडिंग अकाउंट बना के। ऐसे ही वो बनाता था एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो जनरली हम कंबाइंड कर देते थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको क्या पता चलता था, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, उस पीरियड का उसको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चल जाता था। और लास्ट में वो बनाता था एक बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या आता था कि भाई बैलेंस शीट क्या बताती थी हमें, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट। तो फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती थी उसको कि भाई मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है उस पर्टिकुलर डेट को। तो ये आपने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप 11th क्लास में। अब आप बोलो जी कि ये तो हम पढ़ चुके हैं, आप ये क्यों डिस्कस कर रहे हो। तो इसका रोल तो बेटे हर जगह रहेगा, अभी आप 12th में भी देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें 11th के बेसिक याद करने ही पड़ेंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसका क्या रोल है। प्रॉफिट कमाना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा इनको। अब थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज भी करा दूं हल्का सा, कि ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते थे तो उसका फॉर्मेट क्या होता था, ऐसा होता था बेटा। कैसा होता था जी, ऐसा होता था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक दिखाते थे, परचेज दिखाते थे, हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखा देते थे जी, सेल्स दिखा देते थे। तो यहाँ से हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाता था, लॉस होता था तो इधर आ जाता था। ऐसे ही
हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाते थे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर कर देते थे, लॉस होता था यहाँ कर देते थे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या लॉसेस दिखा देते थे, तो जी हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चल जाता था। ये फॉर्मेट आप सब देख चुके हैं, बना रहे हैं, मैं जस्ट आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि अभी इसका रोल आने वाला है आपके लिए। नहीं बच्चे भूल भी गए होंगे सर वो तो पास हो गए, अब क्या याद करना है इसको, लेकिन ध्यान रखना है आपको। ऐसे ही बैलेंस शीट का फॉर्मेट था हमारा कि फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए हम लायबिलिटी साइड और एसेट्स में दिखाते थे कैपिटल, प्रॉफिट ऐड कर देते थे, लॉस लेस कर देते थे, बाकी लायबिलिटीज दिखाते थे, ऐसे ही एसेट्स में हम सारी एसेट्स दिखा देते थे, और ये मैच होना ही हमारे लिए बहुत बड़ा तीर चलाना होता था सर। बैलेंस शीट मैच तो मतलब हो गया काम, आ गए सर नंबर पूरे के पूरे। तो बैलेंस शीट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी। तो ये तीन चीज़ें हम 11th में बना चुके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सोल प्रोप्राइटरशिप में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब एक छोटी सी चीज़ और याद दिला दूं आपको, कैश बुक। अरे सर ये तो बहुत ईजी थी। कैश बुक में क्या होता था जी, डबल कॉलम कैश बुक थी सर, उसमें एक कैश का कॉलम होता था, एक बैंक का कॉलम होता था सर। जितना पैसा आ रहा था डेट वाइज हम यहाँ दिखाते थे रिसिप्ट साइड में, और कैश आ रहा है तो कैश में दिखा देते थे सर, बैंक में आ रहा है तो बैंक में दिखा देते थे। ऐसे ही सर पेमेंट्स होती थी तो हम यहाँ दिखा देते थे, कैश में जा रहा है पैसा, बैंक के थ्रू चेक से जा रहा है तो यहाँ दिखा देते थे बस सर, और इसको क्लोज कर देते थे और बैलेंस आ जाता था। तो सर ये तो बहुत ही ईजी थी कैश बुक। तो कैश बुक बहुत ही ईजी थी, बिल्कुल ईजी है, अभी ईजी रहेगी आपके लिए, लेकिन इसका रोल अभी आने वाला है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ। और ये एक एग्जांपल है जैसे कैश बुक बनाने का सिंपल सा, कि जी ये एक मैसर्स टूल्स इंडिया है और इसने अपनी ट्रांजेक्शन्स दे दी है डेट वाइज, और ये मेरे सामने बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स दे दी, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सारी चीज़ें, और बोल रहा है जी डबल कॉलम कैश बुक बनाओ। तो सर ये तो हम बना चुके हैं 11th में, कोई बात नहीं बना चुके हैं, मैं बिल्कुल जानता हूँ आप बना चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज हल्का सा बस इसको करा रहा हूँ, ताकि आपको अभी जो आने वाला टॉपिक है वो थोड़ा सा जल्दी क्लियर हो जाए। तो ये जैसे क्वेश्चन है हमारा, तो इसके बेस पे हम कैश बुक बना देते थे जी, कैश बुक बना दी हमने, कैश बुक बन गई इजीली कि जी जो भी बैलेंस था ओपनिंग सर वो यहाँ दिखा दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, कैश और बैंक, जो जो पैसा आ रहा था सर यहाँ दिखा दिया कैश बैंक में, जो जा रहा था सर वो यहाँ दिखा दिया, परचेज मशीन परचेज ये जो भी है, कैश का कैश में, बैंक का बैंक में, और इसको हमने सर क्लोज किया तो ये हमारा बैलेंस आ गया सर, कैश का इतना और बैंक का इतना। तो ये कैश बुक बनाते थे हम, बहुत ही ईजी थी कैश बुक। तो ये सब आप 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको रिवाइज करना ज़रूरी है, इसको याद दिलाना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि जो मैं आज टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ उसके लिए इन्हीं चीज़ों का रोल आने वाला है। तो ये तो हो गया 11th की कहानी कि जी ये सब तो आपने सर इतना सारा बता दिया, दोबारा हमें वहीं ले गए पुराने में, हम तो आगे जाना चाहते हैं, अब हमें पीछे ले जा रहे हो। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, पीछे जाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अब मैं थोड़ा सा आपको दोबारा ले लेता हूँ ट्रैक पे, कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हमने अभी देखा, यानी 11th में आप पढ़ चुके हैं प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ के बारे में, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, कि उनका मेन एम होता था प्रॉफिट जनरेट करना। तो वो बनाते थे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो जी सब बिजनेस का यही रोल होता है जी, वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं सब। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो प्रॉफिट जनरेट नहीं करती? अच्छा, तो अभी आप लेटेस्ट एग्जांपल ही ले लो, कोरोना। कोरोना चल रहा है, सारा का सारा लॉकडाउन है, सारी मशीनें, फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन सब बंद कर रखा, लॉकडाउन है जी, अभी कोई बाहर नहीं निकलेगा, सब कुछ बंद है। लेकिन आप देख रहे हैं कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा सर्विस कर रही हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है, पब्लिक हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं सर, इस आरएमएल में सर ये चल रहा है, वहाँ पर सर कोरोना का इलाज हो रहा है, डॉक्टर्स को कोरोना हो गया, किसी इस हॉस्पिटल में हो गया, तो पब्लिक हॉस्पिटल्स का नाम आपके सामने आ रहा है बहुत सारा, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ऐसे ही जो पब्लिक स्कूल्स हैं, यानी गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे जिसको हम बोलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा चर्चा में आजकल, कि पब्लिक स्कूल्स में सर नाइट शेल्टर्स बना दिए सर, वहाँ पर फूड मिल रहा है, स्टडी भी हो रही है। ऐसे ही बहुत सारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस आजकल निकल के आ रही हैं, जो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, देख रहे हैं आप कि सर यहाँ पर डोनेशन हो रही है, यहाँ पर वो फूड खिला रहे हैं, यहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे अभी आपका इस्कॉन का बड़ा नाम आ रहा है, कि इस्कॉन बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। सेवा भारती एक संगठन है, उसका नाम मैंने अभी सुना था न्यूज़ में। और बहुत सारे रिलीजियस सेंटर्स हैं हमारे, ये सारे अभी लगे हुए हैं बिल्कुल। तो ये क्या कर रहे हैं,
अभी सोचा आपने इनको क्या जरूरत पड़ी है सब करने की, ये क्यों कर रहे हैं, इनका क्या एम है? आप आज इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं क्या, अब आप समझेंगे। ये है हमारा आज का स्टार्टअप, यानी पार्ट ए, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। ये हमारी फर्स्ट बुक है और आज जो हम यूनिट लेने वाले हैं वो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो अभी जो मैंने इतना सारा डिस्कस किया वो सिर्फ इसी के लिए चल रहा था आपका, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मेन एम प्रॉफिट जनरेट करना नहीं है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले कोई भी टॉपिक जब हम स्टार्ट करते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में लें, आप सबसे पहले क्या करना, हमेशा उसका जो सिलेबस गिवन है वो ज़रूर देखना। अब जैसे मैं आज टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, हम ये जान लें कि उस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और हमारा एम क्या है उसको पढ़ने का। क्योंकि हम पढ़ते तो हैं पास होने के पर्पज से, हमें क्या करना है, पास होना है, लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पास होने से ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ें। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखेंगे जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें ये चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहली चीज़ है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है कि होती क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की। उसके अलावा आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक आएगा कि उसके फीचर्स क्या हैं, उसको हम बनाते कैसे हैं वो आपको पढ़ना है इसमें। एक हम पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके फीचर्स क्या हैं, उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेस पे। तो ये मेन इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। साथ में ये स्कोप भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम में इन सबको ध्यान रखना ज़रूरी है। पहला ये कि इसमें जो क्वेश्चन आएगा लॉन्ग, उसमें एडजस्टमेंट जो होंगी वो 3 या 4 से ज़्यादा नहीं होंगी। जैसे आप 11th में पढ़ते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें आपको एडजस्टमेंट दी होती थी, यहाँ पर भी ऐसा ही क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको 3 या 4 से ज़्यादा एडजस्टमेंट्स इसमें नहीं मिलेंगी और वो भी रेस्ट्रिक्टेड कर दी हैं। तो ये टॉपिक्स इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस चैप्टर के अंदर। एक तो सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। उसके अलावा कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमेबल्स पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है और सेल ऑफ एसेट्स ऑब्लिक ओल्ड मटेरियल पे आपको फोकस करना है। तो ये एडजस्टमेंट्स मेन है जो आपको क्वेश्चन में मिलेंगी। इसके अलावा एक हम एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस पढ़ेंगे अभी डिटेल में, उस या जनरल डोनेशन को पढ़ेंगे। तो उसको हमेशा आपको रेवेन्यू रिसिप्ट्स लेके चलना है क्वेश्चन में, चाहे किसी भी बुक्स में कुछ भी दिया हो आपको वो इग्नोर करना है, क्योंकि अलग अलग बुक्स आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में हो सकता है आपको अलग अलग ट्रीटमेंट मिले, लेकिन आपको सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही चलना है, क्योंकि पेपर तो सीबीएसई लेने वाली है। तो सीबीएसई की गाइडलाइंस को ही हमें फॉलो करना है। एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस और जनरल डोनेशन को हमेशा हम रेवेन्यू रिसिप्ट लेके चलेंगे। ये आप दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए अपने। इसके अलावा जो है ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ इंसिडेंशियल एक्टिविटीज इज नॉट टू बी प्रिपेयर्ड। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमें इसमें नहीं बनाना होगा। तो ये सबसे पहले इस चैप्टर का आउटकम पे जाने से पहले इसका कंटेंट क्लियर होना जरूरी है। तो ये सब आप हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। और लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो इस चैप्टर के ये हैं कि भाई बच्चे को ये पता चल जाए, यानी स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो कि आप ये बता पाएँ कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से ये कैसे अलग है। ऐसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या चीज़ है, मीनिंग क्या है उसका और उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। ऐसे ही मुझे ये पता चल जाए कि भाई मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, वो स्किल आ जाए मेरे अंदर। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होगा वो कैसे बनाएंगे, किस तरीके से उसके फीचर्स होते हैं वो क्लियर हो जाए। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेस पे मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना आ जाए। तो सबसे पहली चीज़ इस चैप्टर से रिलेटेड बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ें तो हमेशा पहले सिलेबस ज़रूर देख लें कि आपको दिमाग में फिट हो जाए कि हमें इस चैप्टर से क्या क्या सीखना है, क्या क्या आना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं जी अपने टॉपिक पर। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी यूनिट 1, 10 मार्क्स का आपका चैप्टर है।
तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस रेफर्स टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग आर्ट, साइंस, रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन, चैरिटी, स्पोर्ट्स एट्सेट्रा। तो जैसे यहाँ से हम देख रहे हैं कि भाई एनपीओ क्या होता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किस लिए फॉर्म की जाती हैं, किस लिए बनाई जाती हैं, जिसका मेन पर्पस है आर्ट को प्रमोट करना, साइंस को प्रमोट करना, रिलीजन को प्रमोट करना, कल्चर को प्रमोट करना, एजुकेशन को प्रमोट करना, चैरिटी और स्पोर्ट्स एट्सेट्रा को प्रमोट करना। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई जाती हैं किस लिए, इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, उनको हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसे ही अगर हम इसका प्राइमरी पर्पस देखें कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, तो पर्पस क्या है इनका, रेंडर टू सर्विस टू इट्स मेंबर्स, यानी अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना, और टू द सोसाइटी इन जनरल, यानी या तो ये अपने मेंबर्स को सर्विसेज देती हैं या फिर सोसाइटी को देती हैं जनरल में। जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया, कोरोना में इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ रखी हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस आ रखे हैं, तो वो सब क्या कर रहे हैं, सोसाइटी की सर्विस कर रहे हैं अपने मेंबर्स के साथ साथ। तो इनका मेन पर्पस यही होता है, सर्विस करना सोसाइटी की और अपने मेंबर्स की। तो एनपीओ के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं जी, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के जो एग्जांपल्स हैं वो है हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स, जैसे आप अभी चर्चा में देख रहे हैं, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए। ऐसे ही पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए। पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मतलब जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि आपके स्कूल्स हो गए, आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, गवर्नमेंट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, वो सारे हमारे पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा आपके रिक्रिएशनल एंड स्पोर्ट्स क्लब्स हो गए, ये भी हमारी चैरिटेबल यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाएंगे। इसके अलावा हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, ट्रेड यूनियंस हो गई, रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, या प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज हैं जैसे आईसीएआई, आईसीएसआई, इनके बारे में आपने सबने सुना ही होगा। कॉमर्स वाला बच्चा है और इसके बारे में ना सुना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, या एक और नाम भी है, दूसरी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी है, जिसको हम कॉस्ट अकाउंटेंट्स बोल देते हैं। एक आईसीएसआई है जी, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो ज़्यादातर कॉमर्स के बच्चों का दिमाग यानी एम यही होता है जी, कॉमर्स मैंने लिया है तो क्या बनूंगा, सीए बनूंगा जी, सीएस बनूंगा जी, आईसीडब्ल्यूए बनूंगा जी। तो ये भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, ये क्या हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या हैं, उसके एग्जांपल्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और उनका मेन एम और उनका फॉर्मेशन क्यों किया गया है। तो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक आइडिया है कि वो होती क्या है और उनका मेन पर्पस क्या क्या है और उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। होप क्लियर होगा आपको सबको ये। तो स्क्रीन को मैं आगे बढ़ा दूं, स्क्रीन को आगे बढ़ाऊं। अब आ जाते हैं हम इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, अब वो देख लेते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इट इज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी क्या चीज़ है जी, जो हम 11th में भी पढ़ चुके हैं, एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते थे। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी एक सेपरेट एंटिटी होती है, यानी कि ये भी एक पर्टिकुलर पर्सन मानी जाती हैं, ये अपने आप को सेपरेट लेके चलती हैं, यानी कि ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपने बिहाफ पर कुछ भी कर सकती हैं। तो एक तरीके की ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, जैसे कि कंपनीज होती हैं। Its sole aim is to provide service either free of cost or at nominal cost and not to earn profit। तो सबसे मेन इनका एम क्या होता है जी, या तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करती हैं या बहुत ही नॉमिनल रेट्स पर करती हैं, और इनका मेन एम प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता।
These are organized as charitable trust, societies, and subscriber to such organizations are called members. ये जो ग्रीन ग्रीन कर रखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रीन वाले आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं कि इनके जो मेंबर्स होते हैं, यानी हम इनको चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटीज बोलते हैं, और इसके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स मतलब मेंबर्स जो इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनको हम मेंबर्स बोलते हैं, यानी सब्सक्राइबर्स मतलब मेंबर्स होते हैं इसके। The affairs are usually managed by a managing oblique executive committee। तो इसके जो, जैसे हम बोलते हैं ना मैनेजर है इस फॉर्म का, तो इनको कौन मैनेज करता है? एक मैनेजिंग या एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाते हैं हम, जो इलेक्ट कौन करता है? यही सब्सक्राइबर या मेंबर्स। तो इनके थ्रू ये मैनेज होता है एनपीओ हमारा। मेन सोर्सेज ऑफ इनकम जो होते हैं इनके, कि इनके पास पैसा कहाँ से आता है, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट कुछ एग्जांपल्स हैं आपके। सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर्स, यानी मेंबर्स पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, डोनेशंस आती हैं इनके पास, दान आते हैं, लीगेसीज यानी वसीयत वगैरह कोई दे जाता है अपनी, ग्रांट मिलती है इनको गवर्नमेंट से और ऑर्गेनाइजेशन से, या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो ये इनके मेन सोर्सेज होते हैं इनकम के, जहाँ जहाँ से इनके पास पैसा आता है। The accounting of such organization is based on similar principles followed to the by the other organizations। तो ऐसा नहीं है कि ये organizations कुछ अलग होती हैं, बाकी जो organizations accounting principles follow करती हैं, तो इनको भी वही principles follow करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने तरीके से अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही तो अपने हिसाब से जो मर्जी अकाउंट्स बनाएंगी, ऐसा नहीं होता। इनको वही चीज़ें फॉलो करनी होती हैं जो प्रिंसिपल्स हमें अकाउंटिंग में सारी ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करने हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ग्रीन ग्रीन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारा आपको ध्यान रखना है। अब और कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो द फंड्स रेज्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू वेरियस सोर्सेज आर क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड। अब हम 11th में पढ़ते थे ओनली कैपिटल वर्ड, जो प्रोप्राइटर ने पैसा लगाया जी, वो मैंने जो पैसा लगाया बिजनेस में, वो क्या है? कैपिटल। लेकिन यहाँ पर आप कैपिटल नहीं देखेंगे, कैपिटल की जगह एक हम नया वर्ड सुनेंगे यहाँ पर, कैपिटल फंड एंड जनरल फंड। तो जितना भी फंड ये रेज करते हैं उसको कैपिटल फंड या जनरल फंड के नाम से बोलते हैं और उसमें ये क्रेडिट कर देते हैं। ऐसे ही जो सरप्लस जनरेट होता है इनका, जैसे हम 11th में पढ़ते थे प्रॉफिट, तो यहाँ पर क्या टर्म यूज हो रही है उसकी जगह? सरप्लस मींस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी मेरी इनकम अगर एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं हम सरप्लस। लेकिन उसका क्या करेंगे? ये नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द मेंबर, यानी वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। ऐसा नहीं है जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, जिसका प्रॉफिट है तो वही ले गया, या पार्टनरशिप में होता है उसका प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट जनरेट करने के लिए मेंबर्स नहीं बने, ये सोशल सर्विस के लिए मेंबर बने। तो ये जो प्रॉफिट होता है वो ऐड कहाँ कर देते हैं? यानी सरप्लस कैपिटल फंड में। उसके बाद हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अर्न देयर रेपुटेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी rather than on the customers or owner satisfaction। तो जितनी भी एनपीओज होती हैं इनकी रेपुटेशन प्रॉफिट से नहीं बनती या कस्टमर सेटिस्फेक्शन से नहीं बनती, क्योंकि ये कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बैठे, बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे। इनका मेन एम होता है कि ये कितना सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो जितना जो ज़्यादा सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करता है वो ऑटोमेटिकली उतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, रेपुटेशन उनकी वहीं से जनरेट होती है। और accounting information provided by such organizations is meant for the present and potential contributors and to meet the statutory requirement। अब इनकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है जी? यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको हम सिंपल टर्म्स में बोलते हैं। तो वो ये किस लिए बनाते हैं? ताकि जो और कंट्रीब्यूटर्स हैं यानी मेंबर्स हैं वो इसमें आ सकें, सोशल सर्विस अगर वो करना चाहते हैं तो वो देख के आ सकें इसमें। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है ये प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही तो इनको जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनानी अपनी, ऐसा नहीं होता। इनको भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए। डू नॉट नॉर्मली एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ट्रेडिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं जी? जो हम 11th में पढ़ते थे, व्यापार, ट्रेड करना। इसका मतलब क्या है? सेल गुड्स, परचेज गुड्स, यानी कि मैं गुड्स को खरीद रहा हूँ और कुछ खर्चा लगा के उसको बेच रहा हूँ, तो ट्रेडिंग हो गई। लेकिन एनपीओज जनरली ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि इनका मेन एम ट्रेड करना नहीं बल्कि सोशल सर्विस करना है। ऐसे ही जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट यूजुअली मेड,
तो जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हैं वो जनरली नहीं करते ये, क्योंकि ये व्यापार तो कर नहीं रहे, बिजनेस तो कर नहीं रहे कि भाई मैं उधार लूँ उधार बेचूँ, तो ऐसा नहीं होता इनके साथ। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स बहुत ही कम होती है इनकी, ज़्यादातर ये कैश और बैंक के थ्रू ही डील करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इतनी सारी जो आपको बताई है कहीं भी किसी भी एक बुक में नहीं मिलेंगी आपको। तो ये सारी मैंने निचोड़ आपको बता दिया कि एनपीओज होती क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या है, उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो ये सारी आप पढ़ लीजिए, स्पेशली जो ग्रीन वाली हैं, ये जो फोकस मैंने ग्रीन पे किया है वो स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। तो आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप चाहें तो बाद में भी देख सकते हैं इनको। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान रखनी है एनपीओज के बारे में, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं हमारी। अब थोड़े से चलो जी, इतनी ज़्यादा देर हो गई सर बोलते बोलते आपको, आप तो बोले ही जा रहे हो बोले ही जा रहे हो सर, तो चलो जी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। अब आपको बोलने का थोड़ा सा मौका देते हैं, हालांकि आप बोल तो पाएंगे नहीं, आप म्यूटेड हैं, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। तो आप देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इसमें क्या है जी, ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, राइट और रॉन्ग, यानी हम ट्रू फॉल्स की फॉर्म में ले सकते हैं इसको, कि जो आपको लग रहा है स्टेटमेंट ट्रू है उस पर आप ट्रू का साइन लगाएंगे, जो फॉल्स है उस पर आप फॉल्स का साइन लगाएंगे। तो इसमें पहली जो है वो है, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर फाउंडेड नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है जी, क्योंकि अभी अभी हमने बात की कि इन ऑर्गेनाइजेशंस का मेन एम ही क्या है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है जी, ट्रू है, टिक लगा देंगे हम इस पर। ये क्वेश्चंस आपको नोट कर लेने, अपनी जो नोटबुक है उसमें आप नोट करेंगे और इनके आंसर भी उसके सामने टिक मार देंगे। The accounting of such organizations is based on similar principles followed by the other organizations। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि भाई ऐसा नहीं है कि ये अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही तो अपने ही प्रिंसिपल बना लें, अपने ही तरीके से करेंगे, ऐसा नहीं होता। इनको भी वही रूल्स फॉलो करने होते हैं जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करने होते हैं अकाउंटिंग के। तो ये भी क्या है, ट्रू है, तो ये भी आप टिक लगाएंगे, ट्रू है। Not for profit organizations generally deals in purchasing and selling goods and services। अच्छा जी, इसको दोबारा पढ़िए एक बार। Not for profit organizations generally deals in purchasing and selling goods and services। तो ऐसा तो नहीं होता, अभी हमने कहीं भी ऐसी बात नहीं की कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, गुड्स और सर्विसेज को सेल परचेज कर रही हैं। इनका काम पहली बात तो ट्रेडिंग होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, तो हम इस पे क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद है, ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ए लीगल एंटिटी। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, हाँ जी बिल्कुल लीगल एंटिटी है, क्योंकि ये सेपरेट होती है, बिल्कुल अपने नाम से चलाते हैं ये अपना, उस यानी जो एनपीओ है उसके नाम से वो किसी के ऊपर भी केस कर सकते हैं, क्योंकि उसकी अपनी एंट्री है, कोई भी इनके ऊपर भी केस कर सकता है, यानी इनकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जैसे कंपनीज की होती है। तो ये ट्रू है। ऐसे ही दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन ट्रेडिंग एंटिटीज। 11th में हमने पढ़ा जी ट्रेडिंग एंटिटीज। अब ट्रेडिंग एंटिटीज क्या होती हैं, जिनका मेन एम है सेल परचेज करना, तो ट्रेडिंग तो है नहीं है, नॉन ट्रेडिंग ही है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन ट्रेडिंग एंटिटीज, क्योंकि ये ट्रेड नहीं कर रही, तो ये भी क्या है जी, ट्रू है। मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स इन एनपीओज आर क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। तो अभी अभी आपको बताया था कि जी एनपीओज का काम उधार लेना नहीं है, क्योंकि ये कोई बिजनेस तो चला नहीं रहे जो मार्केट से उधार लेंगे। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स करें कुछ भी। तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट नहीं होती, जनरली कैश और बैंक के थ्रू होती हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई जी, कमर्शियल बैंक्स आर एनपीओज। अब इसमें आ सकता है, हाँ जी कमर्शियल बैंक है तो क्या है जी, ये एनपीओ है या नहीं। तो क्या लगता है आपको, कमर्शियल बैंक एनपीओ है? कमर्शियल बैंक, हाँ जी सरकारी बैंक है, गवर्नमेंट का है सर, तो प्रॉफिट तो जनरेट कर नहीं रहा होगा, इसका मतलब एनपीओ है सर ये। बहुत सारे ये सोच रहे होंगे, कई लोग सोच रहे होंगे नहीं सर एनपीओ तो नहीं है। तो बता दूं आपको कि कमर्शियल बैंक, कमर्शियल का मतलब ही यही होता है, कॉमर्स से बना है कमर्शियल, यानी व्यापारी कर रहे हैं एक तरीके से। वो भले ही वो गवर्नमेंट बैंक है या प्राइवेट बैंक है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी प्रॉफिट जनरेट करते हैं,
अगर आप देखेंगे तो जो हम अपना पैसा उनके अकाउंट में अपना जमा करते हैं सेविंग अकाउंट में, तो उस पर वो कम रेट पर हमें इंटरेस्ट देते हैं, और जब बाहर लोन देते हैं तो वो ज़्यादा रेट पर देते हैं, तो वो वहीं से प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो इसीलिए कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये क्वेश्चंस जो अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा उसी पर बेस्ड थे। अब ऐसा नहीं है कि ये ट्रू फॉल्स की फॉर्म में ही आए क्वेश्चंस, ये किसी भी तरीके से हो सकते हैं, आपका फिल इन दी ब्लैंक्स में हो सकते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में हो सकते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसका। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी फॉर्म में दे देता कि दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर फाउंडेड नॉट टू डैश, तो आपको फिल इन दी ब्लैंक्स में लिखना पड़ता क्या, अर्न प्रॉफिट्स। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना है, ये नहीं कि मैंने रट्टा मार लिया जी अच्छा ट्रू है फॉल्स है। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही ये है, तो किसी भी तरीके से हम क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं कि भाई एमसीक्यू है तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स में भी हो सकता है, या मैं इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दूं, मैचिंग में दे दूं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो ये जो टॉपिक था अभी तक का एनपीओ का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारा का सारा उसी से लिंक्ड है। तो अभी तक जो मैंने बताया वो क्लियर है आपको? क्लियर है? तो एक बार थोड़ा सा पोल करके देखता हूँ आपसे, बहुत देर हो गई मुझे बोलते बोलते ही, तो आपकी भी थोड़ी सी सुन लेता हूँ मैं। तो मैं ट्राई करता हूँ पोलिंग के लिए। तो मैं पोल इशू कर रहा हूँ। डिड यू अंडरस्टैंड अभी तक जो हमने बात की? क्या आपको वो क्लियर है? तो आप अपने पोल में जाके बताइए कि अभी तक जो हमने डिस्कस किया क्या आपको कुछ क्लियरिटी आ रही है उसमें, ताकि मैं भी जान पाऊँ, कहीं मैं ही बोलता रह जाऊँ और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ज़रा मुझे भी आइडिया लगे कि अब तक आपको क्या समझ में आया, जितना मैंने बताया क्या आपको वो क्लियर हो रहा है? तो आप ज़रा अपने पोल में जाके पोल दीजिए और मैं देखता हूँ कि कितने % लोगों को समझ में आ रहा है। 100% लगभग वोटिंग आ गई है मेरे सामने, और 93-94% लोग कह रहे हैं कि यस वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो इसका मतलब मेरा समझाना सक्सेस हो रहा है, इतना मैं मान के चल सकता हूँ। तो मैं पोलिंग को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू। सिर्फ पोलिंग एंड कर रहा हूँ, सेशन ही। वैसे ये जो है ये रिजल्ट आया है जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर शेयर किया है। तो अब यहाँ तक हम पहुँच गए थे कि हमारी स्टेटमेंट्स से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ आपको। जो एक इम्पॉर्टेंट हमने सिलेबस में देखा था कि उन्होंने बोला कि आपको ये डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे तो पहला है द अल्टीमेट गोल इज टू सर्व द कम्युनिटी इंटरेस्ट। कम्युनिटी मतलब सोसाइटी। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मेन गोल या मेन एम क्या होता है? सोसाइटी की सर्विस करना, यानी उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सर्विस प्रोवाइड करना। जबकि जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका अल्टीमेट गोल क्या है? इज टू अर्न प्रॉफिट। तो उनका मेन एम क्या है जी? प्रॉफिट जनरेट करना। तो एक बेसिक डिफरेंस हो गया उनके गोल का।
तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन या डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ अल्टीमेट गोल। तो आप बता देंगे डिफरेंस, सीधा 1 मार्क में क्वेश्चन बन सकता है ये। ऐसे ही है जनरली डू नॉट परचेज और सेल गुड्स। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जनरली परचेज और सेल नहीं करती गुड्स की, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का मेन काम ही यही होता है, वो जनरली ट्रेडिंग ऑफ गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। तो आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर जनरल एक्टिविटीज, तो आप ये लिख सकते हैं उसके अंदर। देयर फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, अभी हम ये पढ़ेंगे भी डिटेल में कि इनके फाइनल अकाउंट्स में 3 चीजें आती हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन जो 11th में आपने पढ़ा फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता था प्रॉफिट मेकिंग में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो नेट रिजल्ट होता था उसको हम बोल देते थे सरप्लस या डेफिशिट, यानी प्रॉफिट या लॉस की जगह सरप्लस या डेफिशिट वर्ड यूज करते हैं हम। और जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो नेट रिजल्ट होता है उसको हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोलते हैं। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं आपके 1 मार्क के, कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एनपीओ एंड प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ नेट रिजल्ट, on the basis of final account, on the basis of general activity, on the basis of ultimate goal। तो मैं आपको साथ में ये भी बताता जा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है अपना, ये नहीं कि मैंने थ्योरी पढ़ ली, रट्टा मार लिया, हाँ जी ठीक है मैंने रट्टा मार रखा, रट्टा नहीं मारना आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और क्वेश्चंस कैसे क्रिएट हो सकते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए, कि क्वेश्चन सर कैसे बन सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्लियर रखने अपने दिमाग में कि ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा अपने। अब आप बोलेंगे जी ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ट्रेडिंग सर ये क्यों बनाते हैं, इनको क्या जरूरत है। तो अगर आप देखेंगे सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 are required to prepare their income and expenditure account and balance sheet as per the schedule 3 to the Companies Act 2013। तो ऐसा जी कंपनीज एक्ट में लिखा गया है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग कि अगर कोई एनपीओ है जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट में, इनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनको अपने अकाउंट बनाना जरूरी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट मस्ट है उनके लिए। तो इसीलिए इनको भी अपने अकाउंट बनाने पड़ते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद आपको बुक में नहीं मिलेगा, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि इस एक्ट के थ्रू इनको बनाना जरूरी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एक लास्ट स्लाइड में और देख रहा हूँ बस, फिर एंड करके आपसे ही थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक अभी हमने डिफरेंस में भी पढ़ा, अब हम आ जाते हैं मेन जो हमारा टॉपिक था, चैप्टर का नाम ही ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो इसके अंदर 3 चीजें आती हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज लाइक कैश बुक। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अभी हम पढ़ेंगे, ये कैसा होता है, कैश बुक की तरह। अब आपको याद आया कि मैंने आपको शुरू में कैश बुक दिखाई थी, इसलिए दिखाई थी, इसीलिए ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि कैश बुक क्या थी। अब उसका रोल यहाँ आएगा आपका, जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप कैश बुक ही बना रहे हैं, बिल्कुल कैश बुक की तरह ही होता है ये, बट इसमें डेट कॉलम नहीं होता, बस विदाउट डेट कॉलम बनती है हमारी। और कैश बुक की एक तरीके से समरी होती है ये, यानी कैश बुक जो होती है हमारी उसके बेस पे हम समराइज्ड स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी समराइज्ड अकाउंट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इट इज लाइक ए कैश बुक विदाउट डेट कॉलम। सेकंड है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैंने आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट भी दिखाया था, तो वो इसीलिए दिखाया था कि आपको याद आ जाए पुरानी कहानी सारी, क्योंकि यहाँ भी वही सब होने वाला है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। जैसे वहां पर हमने देखा कि वो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, किस लिए, प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए। तो ऐसे ही इनको प्रॉफिट तो जनरेट नहीं करना, लेकिन इनको ये तो पता होना चाहिए ना हमारी इनकम कितनी है, हमारा खर्चा कितना है। तो उसके लिए ये अकाउंट बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इट इज लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था वैसे ही हम यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो इसलिए आपको वो सब दिखाया था मैंने स्टार्टिंग में। फिर हम बनाएंगे जी तीसरी आइटम बैलेंस शीट। तो वो भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि बैलेंस शीट क्या होती है।
तो बैलेंस शीट क्या है जी? इट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट। तो एक पर्टिकुलर डेट पर ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है कि उस दिन इसकी एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी है बिजनेस की, यानी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये तो पीरियड्स के दौरान बनती है कि भाई एक साल का होगा जनरली प्रॉफिट, एक साल में मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, ये मैंने एक साल में इस पर्टिकुलर पीरियड में कितना पैसा आया कितना गया। लेकिन बैलेंस शीट जो होती है वो क्या होती है? एक पॉइंट स्टेटमेंट होती है। पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो बताती है बस। अगर मैं 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो वो उसी दिन के बारे में बताएगी मुझे, उस पर्टिकुलर डेट को मेरी कितनी एसेट्स हैं कितनी लायबिलिटीज है। ना एक दिन पहले 30 मार्च की भी नहीं बताएगी वो मुझे, ना ही 1 अप्रैल की बताएगी। वो किस दिन की बताएगी? सिर्फ जिस दिन मैं उसको बना रहा हूँ। इसीलिए हम इसको पॉइंट स्टेटमेंट भी बोल देते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की इंफॉर्मेशन देती है ये। तो ये 3 चीज़ें जो होती हैं हमारी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के पार्ट होते हैं, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में भी। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ही तीनों तो आपको ध्यान रखना है कि ये 3 चीज़ें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आएंगी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के। तो बस जी ये लास्ट, इसी पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जो अभी तक हमने पढ़ा, थोड़ा सा अभी वाला लेटेस्ट। तो इसमें भी अगर हम क्वेश्चंस बनाएं थोड़ा सा आपका रिवाइज भी हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आप नोट डाउन भी कर लीजिए, चाहे बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिए, अपनी बुक में आपको नोट करने हैं, इनको सॉल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस डज नॉट इंक्लूड। आपको ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है, डज नॉट इंक्लूड यानी इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सीधा पढ़ा अच्छा इंक्लूड क्या क्या है जी, तीनों ही हो रहे हैं, इंक्लूड नहीं, डज नॉट इंक्लूड। तो स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है जब भी आप आंसर दें किसी भी एमसीक्यू स्पेशली क्वेश्चन का। तो डज नॉट इंक्लूड मतलब इनमें से क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो पहला क्या है जी? बैलेंस शीट, वो तो अभी हमने पढ़ा होती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वो भी पढ़ा होती है जी। कैश बुक, कैश बुक तो सर नहीं था उसमें, तो कैश बुक तो नहीं था, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये भी था, तो इसका आंसर क्या है? कैश बुक। क्योंकि कैश बुक जो होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होती। तो 3 चीजें उसका पार्ट होती हैं, बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम। तो आंसर क्या है जी मेरा? सी आंसर है। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये आंसर तभी दे सकते हैं आप जब आपने पूरा ध्यान से सुना होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। पहला क्या है जी स्टेटमेंट? द अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल विच आर नॉट फॉलोड बाय द अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो आप इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से पढ़िए। ये बोल रहा है अकाउंटिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड on different principle which are not followed by the other organizations। यानी जो अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो नहीं करती उसके बेस पे हम एनपीओ के फाइनल अकाउंट बनाते हैं? नहीं जी, ऐसा तो नहीं होता। अभी तो हमने पढ़ा सर कि जो सारे ऑर्गेनाइजेशंस प्रिंसिपल फॉलो करती हैं उसी पर हमको बनाना होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है जी, ये आंसर नहीं है हमारा। सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। Non-profit organizations registered under Section 8 of the Companies Act 2013 are required to prepare their receipt and payment account as per the Schedule 3rd to the Companies Act 2013। तो जी ये मैंने अभी अभी आपको एक स्लाइड दिखाई थी, स्पेशली मेंशन किया था जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़ो जरा। Not for profit organizations registered under Section 8 of the Companies Act are required to prepare their receipt and payment account एज पर शेड्यूल थी। तो अगर आप याद करोगे उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट तो था ही नहीं स्टेटमेंट में, उसमें क्या था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये स्टेटमेंट भी जी गलत हो गई है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है आपको, इस तरीके की जो क्वेश्चंस होते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज लाइक ए कैश बुक। अच्छा जी, कैश बुक नहीं नहीं ये तो नहीं है। कैश बुक की तरह तो क्या बनता था? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज लाइक ए कैश बुक तो नहीं होता, वो तो हमने पढ़ा किसकी तरह होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। तो ऊपर की 3 तो फॉल्स हो गई, तो सर आंसर तो यही होना चाहिए। चलो पढ़ लेते हैं उसको भी। Not for profit organizations financial statements includes receipt and payment account, income and expenditure account and balance sheet। हाँ जी ये ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसकी 3 चीज़ें आती हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी आता है,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी आता है और बैलेंस शीट भी आती है। तो यही स्टेटमेंट क्या है जी, ट्रू है। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा बहुत सारे पॉइंट्स जब आपको क्लियर होंगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियर रखिए। अकाउंटिंग में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत दिक्कत आएगी। तो आप इसको रट्टाफिकेशन ना लें, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलें और अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखें अपने पास किस तरीके से हमें इसको करना है। तो लगभग टाइम होने वाला है, तो मैं आज का जो है यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आज का जो सेशन है लगभग आप अगर कुछ अपने क्वेश्चंस या कुछ पॉइंट रखना चाहते हैं तो चैट बॉक्स शायद ओपन होगा, उन लास्ट में उन्होंने बोला था, तो वो देख लेते हैं। तो आज के लिए मैं शेयर स्क्रीन तो अभी बंद कर रहा हूँ, इतना ही आज के लिए। लेकिन आप ये क्वेश्चन ज़रूर दोबारा पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जस्ट एक इंट्रोडक्शन ही लिया, इसलिए इस चैप्टर में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया अभी, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो भी आज आपके साथ डिस्कस किया, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। Arun sir, do you want to give any homework to the students? एक्चुअली जो होमवर्क था वो मैंने जो स्क्रीन पे शेयर किया वो क्वेश्चन ही इनका होमवर्क है। और अगर आप और करना चाहते हैं तो आप बस ये करिएगा कि जो जो टॉपिक मैंने आपको आज बताए, होमवर्क में सब इतना है कि जैसे मैंने क्वेश्चन क्रिएट किए, तो मेरा ये मानना है कि जिस दिन आपको क्वेश्चन क्रिएट करने आ गए कि इस पे क्या क्या और क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे मैंने आपको आइडिया दिया डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑन द बेसिस ऑफ, तो आप जो है मैं ये कहूँगा कि आप इसके ऊपर जो आज हमने पढ़ा एटलीस्ट 10 क्वेश्चन खुद प्रिपेयर कीजिए, एमसीक्यू टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, ट्रू फॉल्स टाइप या एमसीक्यू टाइप। आप ट्राई कीजिए, जरूरी नहीं आपसे बने, लेकिन जो मैंने एक आइडिया दिया आपको आप उससे ट्राई करना। तो स्टूडेंट्स के लिए इतना ही होमवर्क है, समझ लीजिए कि आज जो मैंने क्वेश्चन दिए वो तो आपको करने ही करने सॉल्व, उसके अलावा आप खुद कोशिश कीजिए कि आप क्या क्वेश्चन बना पा रहे हैं, 10 क्वेश्चन किस तरीके से इसमें क्रिएट हो सकते हैं। तो ये होमवर्क है आपके लिए।